बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जर्नल साइंस क्लास मैट्रिक कोड नंबर 203 यूनिट 7 हवा और पानी यानी एयर एंड वाटर। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की ये किताब है। आज हम इसमें यूनिट नंबर 7 पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। यूनिट 7 हवा और पानी में पहले तो है यूनिट का तारुफ, फिर यूनिट के मकासद, फिर आपका पॉइंट नंबर 1 है हवा, जिसमें हम पढ़ेंगे हवा का तारुफ, हवा की तरकीब, कुर्रा हवाई, हवा की बुनियादी खुसूसियात, विंड, हवा में मौजूद गैसों का इस्तेमाल, हाइड्रोजन का इस्तेमाल, ऑक्सीजन का इस्तेमाल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल, हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, और इसके बाद होगी खुद आजमाई। हमारा सबसे पहला टॉपिक है हवा। हवा का तारुफ। हवा अल्लाह ताला की इन बेशुमार नेमतों में से सबसे अहम नेमत है जो कि उसने इस कुर्रे अर्ज़ पर जानदारों को अता की है। एक इंसान खुराक और पानी के बग़ैर तो कुछ अरसा दिन तक ज़िंदा रह सकता है, मगर हवा के बग़ैर चंद मिनट भी ज़िंदा रहना मुश्किल है। हवा में मौजूद ऑक्सीजन ज़िंदगी की बका के लिए निहायत ज़रूरी है। ये तो है हवा का तारुफ, यानी ये हम सब जानते हैं कि हवा हमारे लिए किस कदर ज़रूरी है। और हवा में जब हम स्पेसिफ़िक आ जाते हैं तो हम कहते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इंसानी ज़िंदगी के लिए, जानदारों की ज़िंदगी के लिए किस कदर ज़रूरी है। लेकिन हवा मुकम्मल तौर पर, जिसमें कि बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं, हम इस कुर्रे अर्ज़ पर रहने वाले हर जानदार के लिए और ज़मीन पर होने वाले बहुत सारे अवामिल के लिए बेइंतहा ज़रूरी है, जिसके बगैर इंसानी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा अब ये देखते हैं हम कि हवा में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो हमारी दूसरी हेडिंग है हवा की तरकीब यानी कंपोजिशन ऑफ एयर। मुख्तलिफ़ गैसों का अमेज़ा है जिनकी तफसील बालिहाज़ हुजम और वज़न दर्जे झेल है, यानी हुजम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वॉल्यूम के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इन्होंने 3 कॉलम्स बनाए हैं, जिसमें एक कॉलम में अज्जा लिखे हैं, दूसरे में बालिहाज़ वज़न लिखा है और फिर बालिहाज़ हुजम उसका लिखा हुआ है, ठीक है। अज्जा यानी कि हवा में नाइट्रोजन मौजूद है, तो वज़न के लिहाज से नाइट्रोजन जो है वो 75% मौजूद है और अपने वॉल्यूम के लिहाज से वो 78% मौजूद है, यानी हजम के लिहाज से 78% मौजूद है। ऑक्सीजन 23% मौजूद है और उसके हजम के लिहाज से 21% मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.05% है बालिहाज वज़न, यानी इतने वज़न की है, और उसका हजम जो है 0.03 है। दीगर गैसेस कलील मकदार में मौजूद हैं, थोड़ी थोड़ी वज़न भी थोड़ा है और उनका हजम भी थोड़ा है। नामियाती और गैर नामियाती ज़र्रात ये भी बहुत कलील यानी बहुत ज़्यादा कम मकदार में मौजूद हैं, वज़न में भी और हजम में भी। फिर आबी बुखारात ये भी बहुत कलील यानी बहुत कम, बहुत कलील मतलब थोड़े मकदार में मौजूद हैं। हवा में सबसे ज़्यादा मकदार में नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन गैस है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसें बहुत कम मकदार में मौजूद हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि हवा में पानी भी आबी बुखारात की सूरत में मौजूद है। हवा में इन बुखारात की कमी बेशी से मौसमों में तग़य्युर और तबद्दुल पैदा होता है। यही आबी बुखारात ठंडे इलाके में पहुँचकर बादलों की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और बारिश का बाइस बनते हैं। यानी हम ये जानते हैं कि बहुत सारी गैसेस हवा में मौजूद हैं और इसके साथ साथ आबी बुखारात भी मौजूद हैं, और इन्हीं आबी बुखारात की वजह से मौसम तब्दील होते हैं। कभी मौसम में ठंडक होती है, कभी मौसम बहुत गर्म हो जाता है, कभी हब्स हो जाता है, इस तरह के मामलात हो जाते हैं। जब ये आबी बुखारात ठंडे इलाके में पहुँचते हैं तो फिर ये बादलों की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और फिर बारिश हो जाती है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह वो है जो हवाओं को भेजता है, फिर वो बादलों को उठाती हैं, फिर उनको खुश्क तय ज़मीन की तरफ हाँक देते हैं और फिर इस पानी के ज़रिए ज़मीन को पेनज़मर्ग ज़िंदा कर देते हैं। यानी ज़मीन जो कि बाँझ हो चुकी होती है, जिसमें कोई पानी की कमी की वजह से कोई फल फूल नहीं लग पाता है, जब बारिश होती है तो वो ज़मीन ज़िंदा हो जाती है, उसमें फल फूल और पौधे लगना शुरू हो जाते हैं। हवा के अज़ा की मकदार आमतौर पर एक ही होती है, मगर मुकामी तौर पर माहौल के मुताबिक इन अज़ा की मकदार में फ़र्क हो सकता है। यानी हवा के जो अभी हमने अज्जा आपको बताए हैं,
ये अमूमन एक जैसे होते हैं, मगर कुछ मकामात पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तब्दीली हो जाती है, कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं और कुछ चीज़ें कम हो जाती हैं। जैसे खुले खेतों में ऑक्सीजन की मकदार बढ़ जाती है और नहरों में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार कदरे ज़्यादा हो जाती है, और गाड़ियों कारखानों से निकलने वाले धुएँ से मज़ीद नुकसानदा गैसेस भी इसमें शामिल हो जाती हैं। तो आपने देखा कि जैसे इलाके में हम रह रहे होते हैं, जिस जगह पर होते हैं, उसी तरह हमारे पास हमें हवा का जो है वो कॉम्बिनेशन मिल रहा होता है। अगर हम खुली साफ़ इलाके में रहें जहाँ पे कि बहुत सारे दरख्त हों, तो वहाँ पे हमें ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा मिलेगी। और अगर हम ऐसी जगहों पर हों जहाँ पर के कार्बन डाइऑक्साइड को एब्ज़ॉर्ब करने वाले दरख्त मौजूद ना हो, बल्कि ऐसी चीज़ें हों, गाड़ियाँ हों, फैक्ट्रीज़ हों, जो कि मज़ीद नुकसानदा धुआँ हवा में शामिल कर रही हों, तो ज़ाहिर है कि वहाँ की हवा जो है वो हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह होगी। अब इसके बाद है पॉइंट 1.3 कुर्रा हवाई एटमॉस्फेयर। हवा नज़र तो नहीं आती, मगर ये ज़मीन के इर्द गिर्द हर तरफ मौजूद है। यूँ लगता है जैसे हवा ने हमारी ज़मीन को एक गिलाफ की तरह घेरा हुआ है। इसे कुर्रा हवाई एटमॉस्फेयर या फ़ज़ा कहते हैं। इसको लोग फ़िज़ा भी कहते हैं, लेकिन फ़ज़ा अमूमन इस्तेमाल हो रहा होता है। कुर्रा हवाई में बहुत सी तहें मौजूद हैं जो अपनी खुसूसियात की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इन तहों की कोई हद मुकर्रर नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे में जज़्ब होती चली जाती हैं। मुख्तसरन आपको 3 बहुत अहम तहों के मुताबिक बताते हैं। ये तहें ज़मीन के गिर्द अपनी मखसूस बुलंदियों पर कुर्रे की शक्ल में मौजूद रहती हैं। इस पैराग्राफ में हमने ये देखा कि हमें ये बताया जा रहा है कि फ़ज़ा क्या होती है। ठीक है, जो कुर्रा हवाई के ऊपर ज़मीन को एक गिलाफ की तरह जो हवा घेरे हुए, उसे हम फ़ज़ा कह रहे होते हैं, कहते हैं। और उसकी खुसूसियात क्या हैं कि इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है। लहरें बहुत सारी तहें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक लकीर की तरह हो, यहाँ से ये तह शुरू हो गई, वहाँ से वो तह शुरू हो गई, बल्कि ये एक दूसरे में, इनके जो किनारे हैं वो समझे एक तरह से एक दूसरे में मदगम हैं, मिले हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ लिखा है ट्रोपोस्फेयर। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, लेकिन ये दोबारा से यहाँ पर ये वाला टॉपिक आ रहा है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर ये हवाई कुर्रे की सबसे निचली तह या हिस्सा है। ट्रोपोस्फेयर ये कुर्रा हवाई की सबसे निचली तह या हिस्सा है, जो समंदर से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक वाक़ है। इस कुर्रे में अमली तौर पर हवा, बादल, बारिश, ओले, बर्फ़ और हवाई तूफ़ानों का राज रहता है। यानी ये तमाम चीज़ें यहाँ पर इस कुर्रे में मौजूद होती हैं। यानी कुर्रा हवाई का ये हिस्सा एक कैफियत में नहीं रहता, बल्कि सतह ज़मीन पर मुख्तलिफ़ तपिश के ज़ेर असर इस हिस्से में हर वक्त तब्दीलियाँ आती रहती हैं। या आपने देखा होगा ना कि कभी हम ज़मीन से ऊपर देखेंगे, कभी हमें बादल नज़र आ रहे होते हैं, कभी बारिश वाले बादल होते हैं, कभी वैसे ही सिंपल वाले बादल होते हैं, कभी बादल बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, कभी जब बारिश के साथ ओले जो हैं वो पड़ना शुरू हो जाते हैं, किसी इलाके में बर्फ़बारी हो रही होती है और कहीं बहुत तेज़ हवाएं चल रही होती हैं। तो ये सब के सब जो है, ये पहला वाला जो स्फीयर है जिसे कि ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है, ये सब के सब वही मौजूद होती हैं। इसकी मैं आपको एक मिसाल दूं। एक मरतबा हम एरोप्लेन में सफ़र कर रहे थे, तो अचानक से बारिश शुरू हो गई। अभी जहाज़ हमारा ऊपर ही था, थोड़ी ही देर हुई थी उड़ने के बाद। फिर जब आप अगर खिड़की के पास अगर बैठे हुए हों तो आप बाहर की तरफ देख रहे होते हैं, नज़र आ रहा होता है आपको। तो बाहर नज़र आ रहा था, बिजली भी चमक रही है, बारिश भी गिर रही है, और जो विंडो थी उस पर भी बारिश के ख़तरे स्लिप होते हुए नज़र आ रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पायलट ने बादलों से ऊपर जहाज़ को ले लिया। जब वो बादलों से ऊपर चला गया तो फिर हमें जो है वो बादल नीचे नज़र आए। थोड़ा सा झुक के अगर देखें, ज़्यादा तो नज़र नहीं आता। जहाज़ की खिड़की से ऐसा नहीं होता कि आप सर निकाल के नीचे झुक कर देख लें, ये वाले मामला तो होते नहीं हैं। तो थोड़ा सा झुक कर ज़रा सा टिल्ट होकर ज़रा देखने की कोशिश करें तो नज़र आ जाता है, या दूर की तरफ थोड़ा नज़र आ जाता है कि बादल नीचे हैं और आप बादलों से ऊपर हैं। तो फिर हम उस बारिश से ऊपर आ गए थे, जबकि नीचे बारिश हो रही थी। तो बहरहाल ये यही है कि इस कुर्रा हवाई में आपकी जो 10 से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक है, यहाँ पर ये सारे हवा, बादल, बारिश, तूफ़ान ये सब कुछ होते हैं। अच्छा जनाब, अलगर्ज़ के कुर्रा हवाई का यह हिस्सा मौसमी कैफियत और तब्दीलियों का मंबा है, यानी कि मरकज़ है। सबसे निचली और ज़्यादा दबाव वाली तय होने की वजह से इसमें हवाई मादे, गैसेस, मास मौजूद है। यानी कि सबसे निचली वाली है तो ज़ाहिर है कि इसमें बहुत ज़्यादा दबाव भी मौजूद है। उसके बाद इसकी सेकंड लेयर है जिसको कि स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, STRATO, स्ट्रेटो,
SPHERE स्फेयर, ठीक है। ये कुर्रा तकरीबन 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर ऊंचाई तक ज़मीन के गिर्द पाया जाता है, यानी उससे ऊपर। ट्रोपोस्फेयर से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आपका स्ट्रेटोस्फेयर कहलाएगा और इसकी ऊंचाई 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है। इस तह में निचली तह की तरह हलचल नहीं रहती, बल्कि तकरीबन एक सी कैफियत रहती है, क्योंकि देखिए यहाँ हलचल मचाने वाले बादल नहीं हैं, यहाँ बारिश नहीं है, बर्फ़ नहीं है, ओले नहीं हैं, तो ज़ाहिर है कि यहाँ एक सुकून सा रहता है। इस कुर्रे की ख़ुसूसियत ये है कि इसमें तकरीबन 20 से 35 किलोमीटर तक के हिस्से में ओज़ोन गैस मौजूद है। ओज़ोन आपको पता है कि ऑक्सीजन का फार्मूला है O2, और जब इसमें एक और भी ऑक्सीजन का एटम आके मिल जाए और O3 बन जाए, मॉलिक्यूल जो है वो O2 के बजाय O3 का हो, तो वो ओज़ोन बन जाती है। ये गैस सूरज से आने वाले बनफशी और बाला बनफशी शुआओं को जज़्ब कर लेती हैं। अल्ट्रावायलेट गैसेस आपने पहले ही पढ़ा, अल्ट्रावायलेट शुआओं को, और इसके मुज़िर असरात से सतह ज़मीन पर मौजूद जानदारों को महफूज रखती है। अक्सर औक़ात स्ट्रेटोस्फेयर की 20 से 35 किलोमीटर वाली तह को कुर्रा ओज़ोन स्फेयर भी कहते हैं, यानी आप इसको एक और नाम भी दे दिया गया है, जहाँ पे ओज़ोन मौजूद है तो इसको कुर्रा ओज़ोन भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाती है तीसरी लेयर, आयनोस्फेयर, आयनो SPHERE स्फेयर। ये कुर्रा करीबन 80 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस कुर्रे में ऑक्सीजन गैस के आयन मौजूद हैं। ये कुर्रा आयन के गिर्द रेडियो की लहरों को मुनक्कस करके मवासलात को दुनिया भर में कायम रखने का बेहद अहम काम सर अंजाम देता है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ना, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। जब किसी भी एटम पर चार्ज आ जाता है तो हम कहते हैं कि आयन आ गया। तो बाज़ औक़ात बहुत कम मौक़ों पर सूरज के अंदर पैदा होने वाली शमसी लपेटें, सोलर फ्लेयर्स इतनी शदीद होती हैं कि उनके असरात इस कुर्रे में भी महसूस किए जाते हैं। ये रेडियो की लहरों को मुनक्किस नहीं कर पाते। इसकी वजह से रेडियो की लहरें क़ला में तहलील हो जाती है और रेडियाई मवासलात का सिलसिला मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है, जिसे रेडियो ब्लैक आउट भी कहते हैं। मगर चूँकि उनका असर देर पा नहीं होता, इसलिए कुछ देर बाद मवासलाती रब्ता दोबारा कायम हो जाता है। चलिए जी, तो सेटेलाइट्स की बात हो गई। इसके बाद 1.4 में हवा की बुनियादी खुसूसियात। आइए अब हम आपको हवा की चंद खुसूसियात के बारे में तफसीलन बताएं। नंबर 1, हवा वज़न रखती है, यानी हवा एक मादी शय है और हर मादी शय की तरह वज़न रखती है। आइए इसकी वजह जानते हैं। दरअसल हवा मुख्तलिफ़ गैसों का आमेज़ा है। ये गैस मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती है। ज़मीन कशिश सकल से हवा के मॉलिक्यूल्स को अपनी मरकज़ की तरफ खींचती है और यूँ यही ताकतवर क़ुव्वत हवा के वज़न का सबब बनती है। यानी वज़न वो क़ुव्वत है जिससे ज़मीन हर शय को अपने मरकज़ की तरफ खींचती है। अब ये ग्रेविटी तो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कशिश सकल, जिसकी वजह से हर चीज़ जो है वो अपना वज़न रखती है, क्योंकि ज़मीन उसको अपनी तरफ खींच रही होती है। तो जितनी तेज़ी से वो खींचती है उतना ज़्यादा उसका वज़न होता चला जाता है। बेटे आइए तजुर्बे से साबित करते हैं। एक लकड़ी की बारीक डंडी लें, इसके दोनों सिरों पर एक एक फूला हुआ गुब्बारा धागे से लगाएं। अब डंडी को दरमियान में धागे से बांधकर इस तरह लटकाएं कि डंडी मुतवाज़िन रहे यानी बैलेंस रहे, बिल्कुल सीधी रहे। अब एक गुब्बारे को सुई से फाड़ दें। डंडी एक तरफ से ऊपर को उठकर गैर मुतवाज़िन हो जाएगी। इससे साबित हुआ कि हवा वज़न रखती है। यानी हम कहते हैं ना कभी, ये तो बिल्कुल कोई दुबला पतला बंदा हो तो कहती है तो हवा है, इसका क्या वज़न। हालांकि हवा का भी वज़न है। और जिसके लिए उन्होंने आसान तरकीब बताई कि 2 गुब्बारों में आपने हवा भरी, एक डंडी के दोनों सिरों पर आपने लगा दिया। जब आपने उसको बैलेंस कर दिया, दोनों में बराबर बराबर हवा भरी अपने गुब्बारों में, और जब एक गुब्बारा आपने फोड़ दिया, उसकी हवा निकाल दी, तो क्या हुआ कि वो फ़ौरन डंडी जो है वो एक तरफ को झुक गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हवा वज़न रखती है। जहाँ पर वज़न नहीं था, जहाँ का गुब्बारा आपने फाड़ दिया था, वो डंडी ऊपर हो गई, और जिस पर भी गुब्बारा लगा हुआ था वज़न के साथ, वो डंडी नीचे हो गई। क्योंकि वज़न वाली चीज़ आपने अगर तराजू देखा हो, जिस तरह सब्ज़ी वाले तराजू पर अपना सब्ज़ी तोल कर दे रहे होते हैं, तो एक में वो बाट रखते हैं और एक में वो सब्ज़ी रख रहे होते हैं। अगर सब्ज़ी ज़्यादा हो जाती है तो बाट वाला हिस्सा ऊपर हो जाता है और सब्ज़ी नीचे हो जाती है, और जब बराबर बराबर होता है तो दोनों बिल्कुल इक्वल बैलेंस पर रहते हैं।
अच्छा जी, नंबर 2 है हवा जगह घेरती है। अब एक और बात, मादे की एक जो डेफिनेशन है बचपन में पढ़ी होगी आपने ना, कि वो वज़न रखता है और जगह घेरता है। तो क्योंकि हवा भी एक मादा है, लिहाजा वो भी वज़न रखती है और जगह घेरती है। वज़न रखती है, इसको हमने समझ लिया, देख लिया। अब देखते हैं कि वो जगह कैसे घेरती है। हवा दूसरे मादे शय की तरह जगह भी घेरती है। आइए तजुर्बा करते हैं। 2 गुब्बारे ने एक गुब्बारे में हवा भरकर फुलाएं। अब फूले हुए गुब्बारे के साइज़ का दूसरे गुब्बारे से मुआवजा करें। फूला हुआ गुब्बारा साइज़ में बड़ा है, इससे साबित हुआ कि हवा जगह घेरती है। देखें, आपने गुब्बारे में हवा डाली तो वो फूल गया, इसका मतलब है जो हवा है उसने जगह घेरी है। और दूसरा जो था जिसमें आपने हवा नहीं डाली वो खाली पड़ा हुआ है। गाड़ियों के टायर देख लीजिए, गुब्बारे तो एक बिल्कुल कॉमन मिसाल है ना, बच्चे खेलते ही हैं उससे। या गाड़ियों के टायर में हवा कम हो जाती है तो वो पिचक जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। जब आप उसमें हवा भरते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब नंबर 3 है हवा दबाव डालती है। हवा यानी प्रेशर भी रखती है। हवा के मॉलिक्यूल्स अपने वज़न की वजह से ज़मीन और इस पर मौजूद हर चीज़ पर दबाव डालते हैं। हवा के मॉलिक्यूल्स का इकाई रकबे पर डाला गया दबाव हवाई दबाव, एयर प्रेशर, यानी 1 यूनिट पॉइंट पर अगर जितनी वो प्रेशर डालती है उसको हम एयर प्रेशर कहते हैं या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। जूं जूं बुलंदी की तरफ जाए हवा का दबाव कम होता जाता है, इसलिए पहाड़ी इलाकों में हवा का दबाव मैदानी इलाके की निस्बत कम होता है। हवा के दबाव को नापने के लिए बैरोमीटर इस्तेमाल होता है। पहाड़ी इलाकों पे अगर आप जाएं या पहाड़ के ऊपर अगर आप चढ़ें तो बहुत से लोगों का सांस फूलने लगता है। उसकी वजह क्या होती है कि वहाँ पे एयर प्रेशर भी कम होता है और ऑक्सीजन भी कम होती है। जबकि आप ज़मीन से करीब आएँ, जंगलात में जाएँ जहाँ बहुत सारे दरख्त वगैरह हों, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, फ्रेश एयर आपको मिल रही होगी, क्योंकि हवा का दबाव भी निस्बतन कम होगा। इसकी एक और मिसाल भी हम आपको दे दें। घरों में अक्सर देखा होगा, अम्मी खाना बनाती हैं प्रेशर कुकर में, तो जो पहाड़ी इलाके वगैरह होते हैं क्योंकि प्रेशर वहाँ पे नहीं होता तो खाना बहुत, गोश्त वगैरह बहुत देर में गलता है। अक्सर आपने देखा होगा कि वहाँ के खाने जितने भी हैं वो ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि वो आग पर डायरेक्ट वो लोग भून कर खा रहे होते हैं। वजह यही है कि पानी देर में पानी का जो उबलना है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं है प्रेशर की वजह से, और वो जल्दी उबल जाता है, और जिसकी वजह से खाने जो है वो बॉयल नहीं, पक नहीं पाते हैं। तो लिहाजा प्रेशर कुकर में प्रेशर को कंट्रोल करके खाने बनाए जाते हैं। इसके बाद है नंबर 4। अब नंबर 4 है हवा हरारत के असर को कबूल करती है। यानी हवा गर्म भी हो सकती है, टेम्परेचर को वो कबूल कर लेती है, टेम्परेचर का उस पर असर होता है। कबूल करने का मतलब है असर होता है। हवा के मॉलिक्यूल्स हर की तवानाई के सबब हर वक्त हरकत में रहते हैं। ठीक है, हर की तवानाई यानी कि जो उसको मूव करती रहती है, उसके सबब वो हर वक्त मूव करते रहते हैं। मॉलिक्यूल्स की हरकत हवा में मौजूद हरारत एयर टेम्परेचर के ऐन मुताबिक होती है, और उसकी हरकत कैसी होती है? एयर टेम्परेचर के मुताबिक होती है। जो जो दर्जा हरारत ज़्यादा होता है मॉलिक्यूल्स की हरकत भी तेज़ हो जाती है, यानी हर की तवानाई और हरारती तवानाई का चोली दामन का साथ है। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी टेम्परेचर के साथ मिली हुई होती है। ठीक है, दर्जे हरारत को नापने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। दर्जे हरारत को नापने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5 है हवा में नमी का तनासुब। हवा में मौजूद आबी बुखारात, वाटर वेपर्स, हवा में नमी का बाइस बनते हैं। ठंडी हवा की निस्बत गर्म हवा में आबी बुखारात को जज़्ब करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। हवा में आबी बुखारात, वाटर वेपर्स, हवा में नमी का बाइस बनते हैं। ठंडी हवा की निस्बत गर्म हवा में आबी बुखारात को जज़्ब करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा हवा गर्म होगी वो उतना ज़्यादा जो है पानी को जब्स कर लेगी। हवा में नमी की मिक़दार को नापने के लिए हाइड्रोमीटर इस्तेमाल होता है। नाम याद रखिएगा, दर्जे हरारत को नापने के लिए थर्मोमीटर और पानी की मिक़दार को नापने के लिए हाइड्रोमीटर। क्या आप जानते हैं कि गीले कपड़े हवा में रखने से क्यों सूख जाते हैं? गीले कपड़े अगर ठंडे हों तो उनका दर्जा हरारत कम होता है, हवा का दर्जा हरारत ज़्यादा होता है। गर्म हवा ठंडी जगह से टकराती है तो पानी के ज़र्रात आबी बुखारात की सूरत में हवा में शामिल हो जाते हैं, और अगर गीली अशिया खुश्क हो जाती हैं, अगर कपड़े गर्म और गीले हों तो उनसे टकराकर हरारत के साथ पानी के बुखारात भी जब्स करती हैं। हवा में आबी बुखारात की मौजूदगी हवा की नमी का तयन करती है, जो हवा के दर्जा हरारत पर मुनहसिर है। यानी आपने देखा कि जब आपके कपड़े गीले होते हैं और हवा जो है जब वो चलती है तो हवा क्या करती है, वो कपड़ों से टकराती है, और कपड़ों के जो अंदर जो आबी बुखारात हैं
जब हवा की जो गर्मी है जब वो उनको मिलती है तो उनकी मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है, और वो क्या होता है कि वो आबी बुखारात में तब्दील हो जाते हैं और वो हवा में शामिल हो जाते हैं, और आपके कपड़े जो होते हैं वो सूख जाते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ से पानी निकल जाता है, पानी बुखारात की सूरत में हवा में शामिल हो जाता है। हरारत से पानी या किसी दूसरे माए का बुखारात में तब्दील होने के अमल को अमल तबखीर एवापरेशन कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशंस आपने याद रखनी है कि हरारत से पानी या किसी दूसरी माया के बुखारात में तब्दील होने के अमल को अमल तबखीर एवापरेशन कहते हैं। इसके बाद है हमारा पॉइंट नंबर 1.5 यानी विंड, हवा। ज़मीन के मुतवाज़ी चलती हुई विंड कहलाती है। ज़मीन के मुतवाज़ी चलती हुई हवा जो है वो विंड कहलाती है। अगर एक इलाके में हवाई दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी दूसरे इलाके से मुख्तलिफ हो तो हवा ज़्यादा हवाई दबाव वाले इलाके से कम हवाई दबाव वाले इलाके की तरफ चलना शुरू कर देती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ज़्यादा हवाई दबाव वाले इलाके से कम हवाई दबाव वाले इलाके की तरफ चलना शुरू कर देती हैं। एक सिंपल सी मिसाल है, किसी चीज़ को, किसी गुब्बारे को ले लें और उसको हाथ से ज़ोर से दबाएं। जब आप उसको ज़ोर से दबाएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर की हवा जो है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू करेगी, कोशिश करेगी, जहाँ के ज़्यादा प्रेशर नहीं है, और आपके प्रेशर की वजह से क्या होगा, हवा भी प्रेशर लगाएगी और वो गुब्बारा फट जाएगा और हवा जो है वो उस रिलैक्सिंग पोजीशन में वहाँ पर चली जाएगी, उस इलाके में जहाँ पे कि प्रेशर नहीं है। ज़्यादा हरारत वाले इलाके की हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर को उठती है। इस तरह वहाँ हवाई दबाव कम हो जाता है। पस हवा ठंडे आबोहवा के इलाके ज़्यादा दबाव वाले इलाके से गर्म आबोहवा के इलाके कम दबाव वाले इलाके की तरफ चलना शुरू कर देती है। अगर दो इलाकों की दर्जे हरारत और दबाव का फ़र्क बहुत ज़्यादा हुआ तो हवा की तेज़ रफ्तारी तूफ़ान का बाइस बन सकती है। जैसे कि गुब्बारे वाली मिसाल को रख लीजिए, जब आप गुब्बारे को दबा रहे होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर आप उस पर डाल रहे होते हैं, और जब वो वहाँ से गैस निकलती है तो गुब्बारा धमाके के साथ फटता है। तो बिल्कुल इसी तरह जब दो जगह के प्रेशर में कमी होगी तो जब हवा ज़्यादा प्रेशर से कम वाली की तरफ आएगी तो ज़ाहिर है कि बहुत तेज़ी से आएगी तो और तूफ़ान आ जाएगा। हवा का दबाव किसी न किसी तूफ़ान का पेश क़ैमा होता है। इसको याद रख लीजिएगा कि हवा का दबाव किसी न किसी तूफ़ान का पेश क़ैमा होता है। इसके बाद है चलती हुई हवा की सिमत मालूम करने के लिए विंड वैन, जबकि रफ्तार मालूम करने के लिए एनोमीटर, ठीक है, ANEMOMETER इस्तेमाल होता है। हवाएं समंदरों में बहरी जहाज़ों और कश्तियों को चलाने में सेलिंग में मददगार साबित होती हैं, बशर्ते कि उनका रुख वही हो जो कश्तियों या बहरी जहाज़ों का रुख है। यानी अगर कश्ती या बहरी जहाज़ हवा के रुख पर, जिस रुख पर हवा चल रही है उसी रुख पर अगर वो जा रहे हैं तब तो कोई मसला ही नहीं है, बड़े आराम से हवा जो है वो उनको लेकर चली जाएगी और जहाज़ और कश्ती में सफ़र करना आसान होगा। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलना हो, हवा के रुख के मुखालिफ में चलना हो तो फिर मुश्किल होगी कश्ती बानों को। अगर वो चप्पू चला रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने जो है वो बादबान लगाए हुए हैं तो उन बादबानों पर भी हवा बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगी। इसके बाद 1.6 में है खुद आजमाई। ठीक है, अच्छा, ये खुद आजमाई जो है हम इसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे और तमाम पूरे चैप्टर की जितनी भी खुद आजमाई है ये सब के सब आपको एक साथ दे दी जाएंगी। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि आगे की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 पढ़ लेते हैं, हवा में मौजूद गैसों का इस्तेमाल। हवा में मौजूद गैसें ज़िंदगी की बका की ज़ामिन हैं। आइए तफसील से जानते हैं। ज़िंदगी की बका की ज़ामिन है यानी ज़िंदगी के कायम रहने की ज़मानत हैं। अगर ये गैसें मौजूद ना हो तो ज़िंदगी भी इस कुर्रे अर्ज़ पे मौजूद ना रहे, ख़त्म हो जाए। आपने देखा है ना, खुदा न खासा जिन लोगों को ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो जाता है, तो पिछले दिनों जब ये कोविड में हुआ था तो आपने देखा कि लोगों को ऑक्सीजन दी जा रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके बहुत सारे लोग बेचारे उस पर रह रहे थे, कंटिन्यूसली उनको जो है ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही थी। तो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है हवा, और हवा में ही ऑक्सीजन भी मौजूद है। अब 2.1 है नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल। अब जो हवा में मुख्तलिफ़ गैसेस हैं वो हमारे कितने काम आती हैं इस बारे में बताया जा रहा है। नाइट्रोजन की मकदार हवा में ऑक्सीजन की मकदार को कायम रखती है और यूँ अमले एहतराक़ कंबस्शन या जलने के अमल पर काबू रखने में मददगार साबित होती है। एहतराक़ अलीफ है
ते, रे, अलीफ और काफ। है, ते और रे, इसको आपने मिला के देखना है। बाकी अलीफ अलीफ दोनों जो है और काफ जो है वो आपके अलग अलग होंगे, ठीक है। एहतराक, कंबस्शन, COMBUSTION, कंबस्शन। अगर नाइट्रोजन गैस मौजूद ना होती तो एक दफ़ा आग भड़क उठने पर आग कभी भी ना बुझ पाती, यूँ कायनात की हर शे राख हो चुकी होती। यानी देखिए कि नाइट्रोजन गैस जो मौजूद है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो रखी हुई है हवा में, वो हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है कि हवा में ऑक्सीजन की मिक़दार को कायम रखती है। अगर नाइट्रोजन गैस नहीं होती तो क्या होता, एक मरतबा आग जली और फिर वो बुझ ही ना पाती। अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए, ऐसी आफात से सबको बचा कर रखे। अब नंबर 2.2 है ऑक्सीजन का इस्तेमाल। नंबर 1, तमाम जानदार सांस लेने के दौरान हवा को फेफड़ों में ले जाते हैं। हवा की ऑक्सीजन फेफड़ों में मौजूद खून को हीमोग्लोबिन के साथ शामिल करती है, खून की हीमोग्लोबिन के साथ तामुल करती है, यानी रिएक्शन करती है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन मिला खून शरियानों के ज़रिए जिस्म के एक एक खलिए तक पहुँचता है। यानी ऑक्सीजन मिला हुआ खून जो है फिर वो हमारी जो आर्टरीज़ हैं उनके थ्रू हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुंचता है। ऑक्सीजन खलियों में मौजूद ग़िज़ा के साथ तामुल करके तवानाई पैदा करती है। पॉइंट नंबर 2 हमारा है, ऑक्सीजन खलियों में मौजूद ग़िज़ा के साथ तामुल करके तवानाई पैदा करती है। यानी ऑक्सीजन जो है जब हमारे खलिए में जाती है तो हमारे खलिए के अंदर, हमारे सेल के अंदर जो फूड पार्टिकल्स मौजूद हैं, जो हमने खाना खाया था, जो चीज़ें खाई थी और उसकी जो ग़िज़ाइयत वहाँ मौजूद थी, वो उसके साथ रिएक्शन करती है। इस अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बुखारात भी पैदा होते हैं, और इस रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और वाटर पैदा होता है, वाटर वेपर्स पैदा होते हैं। यही तवानाई हमारे जिस्म को गर्म करने के साथ साथ हमें काम करने के काबिल भी बनाती है। अब ये जो फूड एनर्जी ऑक्सीजन कंबशन करती है और ये फूड से जो एनर्जी हमें मिलती है, इसी से हम काम करने के लायक होते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, ऑक्सीजन हर तरह के ईंधन के जलने और सुलगने के अमल में मदद देने की खासियत रखती है। इस अमल में हरारती तवानाई पैदा होती है, मसलन गैस के जलने से पैदा होने वाली हरारत से हम खाना पकाते हैं। अब देखें, ऑक्सीजन जो है वो जलने में मदद देती है। जैसे एक बचपन में आपने किए होगी ना, एक क्लास 5, 4, 6 में आपने एक प्रैक्टिकल किया होगा कि आपने एक मोमबत्ती जलाई और मोमबत्ती जलाने के बाद आपने उसके ऊपर गिलास रख दिया। तब जब आपने गिलास रख दिया तो कुछ देर तक तो मोमबत्ती जलती रही और उसके बाद वो बुझ गई, और उसके बुझने की वजह क्या हुई कि गिलास के अंदर जो ऑक्सीजन थी जब वो ख़त्म हो गई तो फिर मोमबत्ती के पास जलने के लिए ऑक्सीजन नहीं रही, लिहाजा वो भी बुझ गई। तो यही है कि ऑक्सीजन जो है वो हमें जलने में और सुलगने के अमल में मदद देती है, और इससे हरारत भी पैदा होती है, जिससे कि हम खाना बनाते हैं। खाना पकाने के लिए भी तो हमें हरारत चाहिए होती है ना, चूल्हा जलाते हैं, आग जलाते हैं, और आग जलेगी कैसे, जब ऑक्सीजन होगी। अच्छा जनाब, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर कोहपेमा, गौताखोर, कलानवर्द और पायलट इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन गैस पानी के अंदर जब जाते हैं तो गौताखोर जो होते हैं, ज़ाहिर पानी के अंदर ऑक्सीजन की उतनी मिक़दार नहीं होती जितनी कि उन्हें चाहिए होती है, लिहाजा वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। पहाड़ों पर जो लोग जाते हैं, जैसे भी हमने पढ़ा कि पहाड़ों पर प्रेशर कम होता है, ऑक्सीजन की मिक़दार कम होती है, लिहाजा उन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लिहाजा वो भी ऑक्सीजन के सिलेंडर साथ लेके जाते हैं। इसी तरह खला में तो होती ही नहीं है, जो भी लोग आसमानों में जाते हैं, खला में जाते हैं, तो उनको तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं मिलती है, तो वो तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना ज़रूरी होता है। और पायलट चूँकि वो भी बाज़ों का इतनी ऊंचाई पर सफ़र कर रहे होते हैं कि उन्हें भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो इस चीज़ की ये ऑक्सीजन उन्हें वहाँ भी चाहिए होती है। न सिर्फ पायलट को नहीं बल्कि ज़ाहिर के पूरे जहाज़ में इसका इंतज़ाम किया जाता है। 2.3 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल। अब ये ऑक्सीजन की बात होगी, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल। नंबर 1, ये गैस सब्ज़ पौधों में ज़ियाई तालीफ खुराक बनाने के अमल में इस्तेमाल होती है। अब ये देखें कि ये गैस जो है ज़ियाई तालीफ, हमने पहले ही पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अमल में इस्तेमाल होती है। ये नंबर 2, ये गैस आग बुझाने वाले आलात में इस्तेमाल होती है। नंबर 3, ये यूरिया खाद बनाने में इस्तेमाल होती है। और नंबर 4, कोका कोला, पेप्सी, 7 अप जैसे मशरूबात तैयार करने के काम आती है। इसकी वजह से बुलबुले बनने की खासियत पैदा होती है। अभी देख लीजिए कि आपने लिखा हुआ अभी पढ़ लिया है, आपकी किताब में मौजूद है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सेहत के लिए कितनी ख़राब है। ख़राब है इसीलिए तो हम उसे अपने जिस्म से बाहर निकालते हैं ना, और हम ऑक्सीजन लेते हैं।
तो अब आप ये देखें कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जिसके इन्होंने नाम यहाँ लिखे हुए हैं, ये सब जो है इनमें कार्बन डाइऑक्साइड अगर इस्तेमाल हो रही है, तो जो चीज़ हम ख़राब होने की वजह से हमारा जिस्म बाहर निकाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम उसको वापस अपने अंदर डाल रहे हैं कि नहीं भी गंदगी तुम अंदर ही रहो और जितने फसाद करने हमारे जिस्म के अंदर तुम खुद ही करो। खुद को बीमार करने वाली बात हुई ना, ये पैसे देकर बीमारी ख़रीदने वाली बात। अच्छा जी, नंबर 5 है, कार्बन डाइऑक्साइड को 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाए तो ठोस शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसको खुश्क बर्फ़ ड्राई आइस कहते हैं, जो खाने की अशिया को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को आप -78 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाएं तो वो ठंडी हो जाएगी और बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर लेगी, और फिर जो खाने वगैरह जो आप महफूज करने के लिए बर्फ़ इस्तेमाल की जाती है, ये उस काम में आएगी। इसके बाद 2.4 आपका है हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल। नंबर 1, ये गैस बतौर ईंधन जहाज़ों में इस्तेमाल होती है। नंबर 2, ये गैस ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बनाती है। तो गैसेस का इस्तेमाल आए तो ये आपको याद होना चाहिए। 2.5 है कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड एक मरकब है जो कार्बन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मालिक्यूल में कार्बन का एक और ऑक्सीजन के 2 एटम मौजूद हैं। CO2 इसका फार्मूला है, इसका कीमियाई फार्मूला CO2 है। तमाम जानदार जिनमें पौधे भी शामिल हैं, जब सांस लेते हैं तो फ़ज़ा में मौजूद ऑक्सीजन को जब्स कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। अगर सिर्फ यही अमल जारी रहे तो कुछ अरसे बाद फ़ज़ा में मौजूद ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी और सांस लेने के लिए हवा में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाएगी, जिसके नतीजे में तमाम जानदार दम घुटने से मर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। दरअसल कुदरत ने एक मुतवाज़िन निज़ाम कायम किया हुआ है। तमाम सब्ज़ पौधे हवा की कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करते हैं और सूरज की रोशनी में फ़ोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं। वो अमल जिसके ज़रिए सब्ज़ पौधे सूरज की रोशनी में पानी HO2 और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं, फ़ोटोसिंथेसिस कहलाता है। यानी आपने देखा कि अल्लाह ताला ने कितना अच्छा सिस्टम रखा है, वरना इतने सारे लोग सांस ले रहे हैं। अब ये इतने सारे लोग जब सांस लेंगे और ऑक्सीजन को अपने अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फ़ज़ा में डालेंगे तो फ़ज़ा तो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड से भर जाएगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने दरख्त बनाए, जंगलात बनाए, और हम क्या करते हैं, दरख्तों को, जंगलात को काट कर हम अपने लिए एक नुकसान का बाइस बना रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पौधों को लगाया जाए। हर घर में पौधा होना चाहिए, हर गली में पौधा होना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पौधे लगाएं ताकि हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले। समझ लीजिए कि हमने एक पौधा लगाया तो हमने अपने घर में ऑक्सीजन बनाने का एक कारखाना लगा दिया, जो हमारी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ है, ज़ियाई तारीफ़ के अमल के दौरान यानी फ़ोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन हवा में खारिज हो जाती है, जिससे हवा में ऑक्सीजन का तनासुब बरकरार रहता है और ग्लूकोज़ ग़िज़ा की सूरत में पौधों में ज़ख़ीरा होता है। इसी ग्लूकोज से ज़रूरत के मुताबिक दीगर ग़िज़ाई अज्जा बनाए जाते हैं। पौधे इस खुराक का बेशतर हिस्सा अपनी नशोनुमा में इस्तेमाल करते हैं, जबकि फालतू खुराक पौधों के ख़ास हिस्सों में ज़ख़ीरा हो जाती है। सब्ज़ पौधों को सब्ज़ी खोर जानवर हर्बीवोरस खाते हैं, जिनको फिर गोश्त खोर जानवर कार्निवोरस खाते हैं। यूँ कार्बन पौधों से जानवरों में मुंतकिल हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड मुर्दा अजसाम डेड बॉडीज़ की तोड़फोड़ डिकम्पोजिशन के दौरान भी फ़ज़ा में खारिज होती है। इसके अलावा ईंधन फ्यूल मसलन लकड़ी, कोयला, गैस के जलने के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है और फ़ज़ा से ये दोबारा पौधों में चली जाती है। इस तरह ये चक्कर कायम रहता है। कभी आपने गौर किया कि दरख्तों के नीचे रात को सोने से क्यों मना किया जाता है? वो इसलिए कि रात को पौधों में फ़ोटोसिंथेसिस का अमल सूरज की रोशनी ना होने से रुक जाता है। सिर्फ रेस्पिरेशन का अमल होने की वजह से दरख्तों के इर्द गिर्द की फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ जाती है, जो जानलेवा साबित होती है। अच्छा, इसके साथ हम आपको एक और बात भी बताएं कि न सिर्फ ये कि कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो उसमें से कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है, जिसको कि जो सिर्फ CO कहलाती है। ये CO जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ये अगर हम इसको इनहेल कर लें और ये हमारे दिमाग में चली जाए तो क्या होता है कि हमारा दिमाग जो है ना वो उलट पुलट जाता है, वो उल्टी उल्टी बातें करने लगता है। अक्सर आपने देखा होगा ना कि पहले ज़माने में कहते थे भाई दरख्त के नीचे रात को मत सो वरना जिन पकड़ लेंगे। होता क्या था, वो जिन तो बेचारे नहीं पकड़ते थे,
होता ये था कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड आपके दिमाग में जाती है तो दिमाग के आपके जो याददाश्त वाले खलिए हैं उनको मुतासिर करती है, और फिर आप जो है वो उल्टी पुल्टी बातें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपकी याददाश्त ख़राब हो जाती है। किसी को आप पहचानते नहीं हैं, किसी को आप अपने ही घर में अपने अम्मी अब्बा बहन भाई को कहते हैं भाई आप कौन है जनाब, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, या इस तरह के सवालात आप करना शुरू कर देते हैं, अपने ही बारे में पूछना शुरू कर देते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कहाँ से आ गया, यहाँ कैसे आ गई, ये सब बातें होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारा कार्बन मोनोऑक्साइड का कारनामा होता है। इसलिए कहा जाता है कि रात को दरख्त के नीचे ना सोएं, दिन में सो जाइए, दोपहर में सो जाइए, जबकि वो कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय वो आपको ऑक्सीजन दे रहा होगा और वो आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा। अच्छा जनाब, इसके बाद है नाइट्रोजन 2.6 नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन भी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन और दूसरे नाइट्रोजनी मादों मसलन यूरिया वगैरह का हिस्सा है। जानदार हवा की नाइट्रोजन को बराह रास्त इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये काम आसमानी बिजली या ख़ास किस्म के बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, NITRIFYING नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, BACTERIA बैक्टीरिया सर अंजाम देते हैं, जो हवा की नाइट्रोजन से मुफीद मरकबात तैयार करते हैं, जो पौधों के लिए बहुत कारआमद है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फलीदार पौधों मसलन चना, मूंगफली, मटर वगैरह की जड़ों में रहते हैं। पौधे नाइट्रोजन के सादा मुरक्कबात को ज़मीन से जज़्ब करके प्रोटीन बनाते हैं, जिससे ये अपनी नश्वनुमा, फल और फूल वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। यही प्रोटीन फिर जानवरों में बतौर खुराक मुंतकिल हो जाती है। जानवर नबाताती प्रोटीन को हैवानी प्रोटीन में तब्दील करते हैं और यूँ यही नाइट्रोजन प्रोटीन और विटामिन वगैरह की शक्ल में हमारी खुराक का अहम जुज़ बन जाती है। अच्छा जनाब, अब इस चीज़ को आसान अल्फाज में आप समझ लीजिए कि आपने ही देखा कि नाइट्रोजन जो है, पहले तो वो बनी कैसे। नाइट्रोजन हवा की जानदार नाइट्रोजन को बराह रास्त जानदार जो है वो नाइट्रोजन को बराह रास्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो होता क्या है, ये काम आसमानी बिजली करती है। आसमानी बिजली या ख़ास किस्म के बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो हैं वो क्या करते हैं, हवा के नाइट्रोजन से मुफीद मरकबात तैयार करते हैं। अब ये जो होते हैं ये पौधों के लिए बहुत कारआमद होते हैं, पौधों के लिए खाद का काम करते हैं। पौधे नाइट्रोजन के साथ मरकबात ज़मीन से जज़्ब करते हैं, जिससे प्रोटीन बनती है। अब ये प्रोटीन से वो क्या करते हैं, फल और फूल वगैरह बनाते हैं। अब आपने देखा ना कि इंसान क्या करता है, इंसान और दूसरे जानवर क्या करते हैं, फल खाते हैं, फूल खाते हैं। अभी देखें, बाँस दरख्तों के हम फल खाते हैं, बाँस के हम फूल खाते हैं और बाँस के हम पत्ते खाते हैं। पालक जो है वो क्या है, पत्ते ही है ना, आप पत्ते खा रहे होते हैं। या और दूसरी सब्ज़ियां जो हैं, साग जो है, सरसों का साग, ये सब क्या, ये पत्ते ही है ना, ये सब हम पत्ते ही खा रहे होते हैं। और फल तो खैर कोई मुश्किल ही नहीं है, टमाटर खा रहे हैं, भिंडी खा रहे हैं, आलू तो खैर जड़ है, भिंडी वगैरह खा रहे हैं आप, या आम खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, सब फल हम खा रहे हैं ना ये, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी हमारी खुराक का हिस्सा होती हैं। और बहुत सारे जो जानवर हैं वो उसकी फूल भी खा रहे होते हैं। तो ये सब के सब इसमें सब में नाइट्रोजन मौजूद है, वो अब हमारी बॉडी में जा रहा है। बना बनाई चीज़ हमें दरख्तों से मिल रही है। फ़ज़ा में नाइट्रोजन का तनासुब बरकरार रखने के लिए ख़ास किस्म के बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, DEDNITRIFYING डीनाइट्रीफाइंग BACTERI बैक्टीरिया ज़मीन में मौजूद नाइट्रस DENTRIFI नाइट्रस को डीनाइट्रीफाई करके नाइट्रोजन को फ़ज़ा में वापस भेज देते हैं और यूँ ये नाइट्रोजनी चक्कर चलता रहता है। अच्छा, इसमें यहाँ पे इन्होंने एक फ़िगर बनाई हुई है, इसको आप समझ लीजिए कि देखिए इन्होंने ये बताया कि फ़ज़ा में जो है, पहले तो एक तस्वीर है जिसमें कि ज़मीन बनी हुई है, ज़मीन के अंदर जो है वो पौधा और पौधे की जड़ बताई जा रही है और जड़ के साथ जो उसके जो नोड्स हैं वो बताए जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर फ़ज़ा है, फ़ज़ा में अब बताते हैं कि नाइट्रोजन मौजूद है। अब ये नाइट्रोजन जो है आसमानी बिजली के साथ मिलकर के क्या कर रही है, नाइट्रोजनस बना रही है, ठीक है। नाइट्रोजनस की शक्ल में ये जड़ों की तरफ चली गई, जड़ों के ज़रिए ये पौधे के अंदर दाखिल हो रही है। एक तरीक़ा था इसका ये हो गया। दूसरा क्या है, ये नाइट्रोजन जो है वो बैक्टीरिया पौधों की जड़ों में
आ रहा है और बैक्टीरिया जो वहाँ पर मौजूद है उनके साथ मिलकर जो है ये पौधों की जड़ों में दाखिल हो रही है। बैक्टीरिया इस पर असर कर रहे हैं और बैक्टीरिया के असर के साथ जो है ये फिर जड़ों में दाखिल हो रही है नाइट्रोजन बनाकर। तीसरी क्या है, नाइट्रोजन जो है वो बैक्टीरिया के असर से नाइट्रोजनस का दोबारा नाइट्रोजन में तब्दील कर रही है। वापसी का एक अमल हो रहा है कि दोबारा नाइट्रोजन कैसे बन रही है कि इन्हीं दरख्तों से वो ले रही है, इन चीज़ों से, फुजला है, मुर्दा जानवर हैं, जो जानवर और पौधे जो हैं इस प्रोटीन को, इन पौधों को खा रहे हैं। पौधे में पहले पौधे के अंदर पहुंची। पौधे के अंदर जब पहुंची तो पौधे ने फिर क्या किया कि उसने अपने फल बनाए, फूल बनाए, उसमें नाइट्रोजन पहुंची। उस नाइट्रोजन को, उस फल को और उस फूल को जो है इंसान और जानवरों ने खाया। जब इंसान और जानवरों ने खाया तो वो या तो उनकी डेड बॉडी या फिर उनकी बॉडी से जो उन्होंने जो भी ग़िज़ाई थी वो हज़म कर ली। उसके बाद जो वेस्ट मटीरियल उनकी बॉडी से निकला, जो फुजला उनकी बॉडी से निकला, वो दोबारा कहाँ गया, सारे ज़मीन में गया। हम अपने मुर्दों को कहाँ दफनाते हैं? ज़मीन में ही दफनाते हैं ना। या जो भी गलासत होती है वो कहाँ जाती है? ज़मीन में ही जाती है। तो ज़मीन पे फिर बैक्टीरिया ने उस पर असर किया। जब बैक्टीरिया ने असर किया तो नाइट्रोजनस बन गया। अब नाइट्रोजनस से क्या हुआ, कुछ तो वो जड़ों में दोबारा दाखिल हो गया, यानी खाद की सूरत में चला गया, और कुछ क्या हुआ कि दोबारा नाइट्रोजन में तब्दील हो गया। फिर उस पर बैक्टीरिया का असर हुआ और फिर वो फ़ज़ा में आ गया नाइट्रोजन बन के। तो दोबारा से ये सर्कल जो है वो कंटिन्यूस रहा, यानी वो दोबारा से नाइट्रोजन बनी, नाइट्रोजन बन के दरख्तों में गई, दरख्तों से वापस नाइट्रोजन बनी, इंसानों ने, जानवरों ने खाया, फिर इंसानों जानवरों के थ्रू दोबारा ज़मीन में गई, फिर ज़मीन से दोबारा वापस वो फ़ज़ा में दाखिल हो गई। इसके बाद हमारा है पॉइंट नंबर 3 जो है पानी, तारुफ 3.1। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों से पानी एक बहुत बड़ी नेमत है। हवा के बाद बक़ाए हयात के लिए पानी निहायत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, और तमाम जानदार चीज़ें हमने पानी से बनाई। सूरह अंबिया पारा 21 आयत नंबर 30। ये अल्लाह ताला का कुरान पाक में फ़रमान है। अब अल्लाह ताला ने समझ लीजिए कि इंडोर्स कर दिया इस बात को कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हमारी ज़मीन का 3/4 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। एक इंसान को 24 घंटे में 2 लीटर या आधा गैलन पानी की ज़रूरत होती है। तंदुरुस्त आदमी रोज़ाना अपने जिस्म से पसीना, पेशाब, पखाना, सांस के आबी बुखारात की सूरत में से 5 से 6 पाउंड पानी को खारिज करता रहता है। इंसानी जिस्म से पानी के इखराज को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़िंदगी का इन्हिसार पानी पर इस कदर है कि हम खुराक खाए बग़ैर 3 से 4 हफ्ते तक ज़िंदा रह सकते हैं, मगर पानी के बग़ैर हम शायद 3 से 4 दिन तक ही ज़िंदा रहें। आपने देखा कि पानी कितना ज़रूरी है कि बग़ैर खाए तो आप 3-4 हफ्ते भी ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर 3-4 दिन पानी ना मिले तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और ये भी याद रख लीजिए कि अहम बात, पानी पीना कितना ज़रूरी है और कितना पानी पीना चाहिए। यानी 2 लीटर या आधा गैलन पानी आपको रोज़ाना ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि आपके जिस्म से पानी खारिज हो रहा है और आपके जिस्म को पानी की ज़रूरत है। इसके बाद 3.2 है पानी की कीमियाई तरकीब। ठीक है, केमिकली पानी कैसे बना है। पानी 2 गैसों, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मरकब है, मगर इसमें हाइड्रोजन की मिक़दार ऑक्सीजन के मुकाबले में दुगना होती है। पानी का कीमियाई फार्मूला H2O है, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलाकर पानी बनाता है, जो ये ज़ाहिर करता है कि इसके एक मालिक्यूल में ऑक्सीजन का 1 और हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। अच्छा, एक तस्वीर भी बनी हुई है। एक बड़ा सा गोल दायरा बनाइए नीले रंग का, वो आपकी बन जाएगी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और उसके साथ 2 छोटे दायरे मिला दीजिए जो कि आपके बन जाएंगे हाइड्रोजन के, और ये शक्ल बन जाएगी आपकी H2O, यानी हाइड्रोजन का पानी का जो है एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब 3.3 है पानी की खुसूसियात। खालिस पानी बेरंग, बेबू, बेज़ायक़ा होता है, यानी पानी का ना तो कोई रंग होता है, ना ही उसकी कोई खुशबू होती है, ना ही उसका कोई टेस्ट होता है। अच्छा, वैसे ये अमूमन कहा जाता है कि पानी का कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप पानी जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों का आप पानी पिएँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि बास पानी पीने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा होता है। मैं अपने सफ़र के दौरान जब शिकारपुर हम लोग गए तो शिकारपुर में जब हमने पानी पिया तो बहुत पानी पिया गया हमसे और बड़ा अच्छा भी लगा। फिर जब वहाँ के लोगों से पता गया कि भाई यहाँ क्या बात है, ये पानी का ज़ायक़ा कराची के पानी के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है, बहुत अच्छा है और अच्छा लग रहा है पानी पीना, तो हमें बताया गया कि जनाब पता नहीं यहाँ के पानी में क्या ख़ास बात है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में भी अंग्रेज़ों को भी ये पानी बड़ा पसंद था और वो लोग पानी के बड़े बड़े ड्रम भर कर यहाँ से लंदन ले जाया करते थे।
ये वहाँ के मुकामी लोगों ने हमें बताया। बहरहाल तहकीक हमने कुछ नहीं की, लेकिन पानी हमें बहुत मज़ेदार लगा, बहुत अच्छा लगा था। तो थोड़ा बहुत तो कुछ टेस्ट होता ही है, लेकिन साइंटिफिकली कहा जाता है कि कोई टेस्ट नहीं होता। यानी ऐसा नहीं होता कि मीठा पानी है, खारा पानी है। खारा पानी तो उसको हम अलग ही कह देते हैं, तो भारी के वो जो है वो हैवी वाटर कहलाता है वो। बहरहाल पानी का नुक्ता खौलाव, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबल जाता है। जबकि नुक्ता जमात यानी कि वो बर्फ़ जब बनता है तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट है। पानी 3 हालतों यानी ठोस, सॉलिड, माया, लिक्विड और गैस में पाया जाता है। यानी पानी के मुतालिक ये सोचना छोड़ दीजिए कि वो सिर्फ लिक्विड में है, वो आपको सॉलिड में भी मिल जाएगा, लिक्विड में भी और गैस में भी। बर्फ़ पानी की ठोस शक्ल है, जबकि माया हालत में हम पानी को पीते हैं। भाप, स्टीम, धुंध, फॉग, आबी बुखारात पानी की गैस की हालतें हैं। पानी की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि ये अपने अंदर बहुत सी अशिया को हल करने की सलाहियत रखता है। इसी वजह से इसको आलमगीर मोहल्लिल यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट, UNIVERSAL, यूनिवर्सल SOLVENT सॉल्वेंट है। इस बात को याद रखिएगा, ये अमूमन सबके नॉलेज में होनी चाहिए, पूछी भी जाती है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी कायनाती तौर पर वो क्या चीज़ है जो अपने अंदर हर चीज़ को जो है वो डिज़ोल्व कर लेती है, तो वो पानी है। ज़िंदगी की बका का दारोमदार पानी के मोहल्लिल सॉल्वेंट होने पर है, क्योंकि जानदारों में ग़िज़ा, फालतू मादे और मुख्तलिफ़ गैसें पानी में हल होकर ही अपने ख़ास मुकाम पर पहुँचती हैं। पानी जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुंजमद होकर बर्फ़ में तब्दील होता है तो इसका हजम बढ़ जाता है। बर्फ़ पानी से हल्की होने के बायस समंदरों, दरियाओं वगैरह की सतह पर तैरने लगती है। आपने देखा होगा कि बर्फ़ पानी जो समंदर में या कहीं पर भी जब बर्फ़ जमती है तो वो सिर्फ ऊपर की लेयर पर बर्फ़ जमी हुई होती है, नीचे जो है वो पानी अपनी असल शक्ल में मौजूद होता है और ऊपर की लेयर पर बर्फ़ होती है और वो ऊपर चूँकि वो बर्फ़ बन जाती है, हल्की हो जाती है तो ऊपर आ जाती है। अपनी पानी के गिलास में बर्फ़ का एक क्यूब डालें, वो कभी भी नहीं डूबेगा, वो हमेशा ऊपर ऊपर ही रहेगा, इसलिए कि वो हल्का होता है। बर्फ़ पानी से हल्की होने के बाद समंदरों, दरियाओं वगैरह की सतह पर तैरने लगती है। बर्फ़ इंसुलेटर होने की वजह से नीचे के पानी को जमने नहीं देती। इंसुलेटर यानी अपने अंदर से वो गर्मी को गुज़रने नहीं देती, हरारत को गुज़रने नहीं देती। तो जब हरारत गुज़रती नहीं है तो क्या होता है कि ऊपर वाले का तो टेम्परेचर से तो वो तो जम गया, लेकिन नीचे जो पानी है वो पानी अपनी लिक्विड हालत में मौजूद है। बर्फ़ की यही खासियत समंदरी हयात की बका की ज़मीन है, और इसी वजह से क्या होता है कि पानी के अंदर जो मखलूक़ात मौजूद हैं वो ज़िंदा रहती हैं। अब सोचिए ना, अगर पूरा का पूरा समंदर ही जम गया तो उसके अंदर मछलियाँ भी जम गई, उसके पौधे भी जम गए, वो सारे के सारे लोग फ्रीज़ हो गए, सब तमाम चीज़ें फ्रीज़ हो गई, तो सारी हयात तो मर जाएगी ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी का एक इंतज़ाम रखा है। तो सिर्फ ऊपर की लेयर पानी की जो होती है वो जम जाती है, और फिर चूँकि वो इंसुलेटर बन जाती है और नीचे उसके हरारत नहीं पहुँच पाती, तो लिहाजा वो ठंडक नहीं पहुँच पाती कहना चाहिए, और नीचे की गर्मी नीचे मौजूद रहती है। तो इस वजह से नीचे जो पानी के नीचे जो हयात है, जो भी मखलूक मौजूद है, वो जिंदा रहती है। अच्छा जी, बर्फ़ की यही खासियत समंदरी हयात की बका की ज़मीन है, वरना सारा समंदर बर्फ़ की सिर में बदल जाता और आब हयात का बाकी रहना नामुमकिन हो जाता। इसके बाद हमारे पास है पानी और ज़िंदगी। पानी और ज़िंदगी, हवा की तरह पानी भी ज़िंदगी का लाजमी जुज़्व है। जानदारों के वज़न का 50 से 90% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। पानी बेहतरीन मोहल्लिल सॉल्वेंट होने के बायस नमकियात, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को अपने अंदर हल कर लेता है। इसी तरह जिस्म में अज़्ज़ा की तरसील को मुमकिन बनाता है, यानी जिस्म में इन तमाम चीज़ों को के पहुँचाने में मदद देता है। पानी हवा से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हल करके आबी हयात की बका का ज़ामिन भी है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हल करता है, लिहाजा जो आबी हयात हैं, पानी के अंदर रहने वाली जो मखलूक़ात हैं, उनकी ज़िंदगी का भी ज़ामिन है। पानी ग़िज़ा को पतला करके काबिल हज़म बनाता है, फिर इसको जुज़्व बदन एसिमिलेशन बनाने में भी मदद देता है। इसके साथ साथ फालतू मादों के अखराज में भी अहम किरदार अदा करता है। जानवरों के जिस्म में खून, ब्लड और पौधों के अंदर सेल सैप का ज़्यादा हिस्सा पानी पर ही मुश्तमिल है। पानी खून को पतला करता है, उसे जमने नहीं देता। पानी जानदारों में होने वाले कीमियाई तामुलात, मेटाबॉलिज़म में भी अहम किरदार अदा करता है। पानी खाद और दूसरे नमकियात को हल करके पौधों तक रसाई को मुमकिन बनाता है। इसके अलावा हमारी ज़िंदगी की दूसरी अहम ज़रूरियात, जिनमें खाना पकाना, नहाना धोना
धोना या सफाई शामिल है, पानी के बगैर मुमकिन नहीं है। लिहाजा पानी देखिए ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी, इसलिए पानी पिया करें। सॉफ्ट ड्रिंक्स ना पिएं जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी पिएं। पानी भी एक टॉनिक है। मैं जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा करती थी तो हमारे बहुत अच्छे टीचर अब्दुल मुबीन ख़ान साहब, तो वो हमें कहते थे कि पानी एक टॉनिक है, इसको टॉनिक समझ कर पिए। कहते थे आपको फ्री में पानी मिलने के लिए, पीने के लिए मिल जाता है ना, उस ज़माने में खैर फ्री में मिलता था, अब तो हम पानी भी ख़रीद कर पीते हैं। तो कहते हैं इस वजह से आपको पानी की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है, जब आपको ख़रीदना पड़ जाएगा तो आपको अंदाज़ा होगा। तो अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए। ख़रीद कर तो अभी भी पीते हैं, लेकिन इतना महंगा ना हो कि परेशानी हो, लेकिन बहरहाल पानी बहुत अहम है। जिस तरह आपने देखा ना कोविड के दौरान ऑक्सीजन की अहमियत का अंदाज़ा हुआ कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स लोगों को मिल नहीं रहे थे, तो कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको दी हुई है, और हमें यूटिलाइज़ करने की तौफीक भी दी हुई है। अल्लाह ताला सबको सेहत सलामती में रखे और अल्लाह ताला इन नेमतों को हमेशा जारी और सारी रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसके बाद है वाटर साइकिल, आबी चक्कर, यानी किस तरह से ये वाटर का साइकिल बनता है। आबी पानी समंदरों, दरिया और पौधों से फ़ज़ा में जाता है, फ़ज़ा से फिर ज़मीन पर बरसता है और ज़मीन से दोबारा समंदरों में दाखिल होता है। पानी का ज़मीन से फ़ज़ा और फ़ज़ा से दोबारा ज़मीन तक का सफ़र आबी चक्कर वाटर साइकिल कहलाता है। आइए देखते हैं ये क्यों कर मुमकिन होता है, यानी किस तरह से पानी वापस अपनी शक्ल में आता है। सूरज की गर्मी से समंदरों, दरियाओं वगैरह का पानी, हत्ता कि मिट्टी से भी पानी बुखारात बनकर उठता रहता है। पानी का आबी बुखारात में तब्दील का अमल तबखीर एवापोरेशन कहलाता है। इसके अलावा पौधों से भी फालतू पानी बुखारात में तब्दील होकर फ़ज़ा में जाता है। पौधों की सतह से आबी बुखारात का इखराज ट्रांसपिरेशन कहलाता है, यानी आबी बुखारात फ़ज़ा में जब किसी ठंडे मुकाम पर पहुँचते हैं तो बादलों में तब्दील हो जाते हैं। आखिरकार यही बारिश, रेनिंग, शबनम, डू, बर्फ़ या ज्वालाबारी की सूरत में ज़मीन पर वापस बरसता है। ये अमल प्रेसिपिटेशन कहलाता है। PRECIPITATION, प्रेसिपिटेशन। पानी को अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पानी आबी बहाव की सूरत में समंदरों और दरियाओं वगैरह का रुख करता है। पानी का कुछ हिस्सा तो ज़मीन जज़्ब करती है, जो पौधों के काम भी आता है। बाकी पानी ज़ेरे ज़मीन ख़ास किस्म के चट्टानों के अंदर जमा हो जाता है। ये पानी ज़मीनी पानी, ग्राउंड वाटर कहलाता है। इस पानी को इस्तेमाल करने के लिए कुएँ खोद कर निकाला जाता है। अब एक इन्होंने देखें यहाँ तस्वीर भी दी हुई है कि किस तरह से जो है सूरज की शुआओं ने समंदर, दरिया वगैरह के पानी को बुखारात में तब्दील किया, और वो बुखारात उड़कर ऊपर गए और बादलों में चले गए। बादलों ने उस पानी को जो है वो जब्स किया और वो बारिश वाले बादल बन गए। और फिर जब जहाँ कहीं पे भी पानी हवा का दबाव कम हुआ वो वहाँ पहुँचे, और वहाँ जाकर उन्होंने जब बारिश को बरसाया तो वापस वो पानी ज़मीन में चला गया। तो दोबारा से वो दरियाओं में गया, समंदर में गया, ज़मीन में गया, और इस तरह ये साइकिल जो है वो मुसलसिल होता रहता है। अब इसके बाद हमारा है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है पानी की कसावतें और उनको दूर करने के तरीक़े। पानी की कसावतें 4.1। दस्याब पानी हमेशा खालिस होता है। पानी के आलमगीर मोहलिल होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बहुत से नमकियात को हल कर लेता है। इनके अलावा बहुत से जरासीम और दीगर कसावतें भी पानी में पाई जाती हैं। अगर ये कसावतें ज़्यादा मिक़दार में मौजूद हों तो ये पानी को बेज़ायक़ा बना देती हैं। इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का भी बाइस बनती हैं। कि कसावतों की अक़साम, टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, IMPURITIES। पानी में मुंदरज अक़साम की कसावतें पाई जाती हैं। नंबर 1, हल पज़ीर कसावतें, ठीक है, यानी जो डिज़ोल्व हो जाए। हल पज़ीर कसावतों में मुख्तलिफ़ किस्म की गैसें, मादनियात, नमकियात वगैरह शामिल हैं। नंबर 2, ना हल पज़ीर कसावतें, जो कसावतें पानी में हल नहीं होती बल्कि इसमें मुअल्लक़ रहती हैं, यानी कि ऊपर ऊपर तैरती रहती हैं। ना हल पज़ीर कसावतें कहलाती हैं। इनमें मिट्टी और रेत वगैरह के ज़र्रात, बीमारियाँ फैलाने वाले जरासीम मसलन बैक्टीरिया, वायरस और फंगस वगैरह हैं, ठीक है। इसको दोबारा से पढ़ देते हैं ताकि अगर आप याद करना चाहें तो ये आप डेफिनेशन याद कर लें। जो कसावतें पानी में हल नहीं होती बल्कि इसमें मुअल्लक़ रहती हैं, ना हल पज़ीर कसावतें कहलाती हैं। इनमें मिट्टी और रेत वगैरह के ज़र्रात, बीमारियाँ फैलाने वाले जरासीम मसलन बैक्टीरिया, वायरस और फंगस वगैरह शामिल हैं। 4.2 पानी को साफ़ करने के तरीक़े। कसावतों को दूर करने के अमल को पानी की तख़लीस, प्यूरिफिकेशन,
PURIFICATION प्यूरिफिकेशन। और तखलीस के लिए आप लिखेंगे ते खे लाम ये स्वाद, तखलीस कहते हैं। ठीक है, पानी के हासिल करने के लिए मुंदरज झेल तरीक़े इख्तियार किए जाते हैं। नंबर 1 कुदरती तरीक़ा, नंबर 2 मसनूई तरीक़ा। अच्छा, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो जब मैं पढ़ूँ तो आपको लगेगा कि मेरी उर्दू ख़राब है। मेरी उर्दू ख़राब नहीं है, लिखा हुआ ऐसा ही है। यानी पानी के साफ़ करने के मुंदरज झेल तरीक़े इख्तियार किए जाते हैं, जबकि होना चाहिए पानी को साफ़ करने के लिए मुंदरजा झेल तरीक़े इख्तियार किए जाते हैं। ठीक है, या पानी को साफ़ करने के मुंदरजा झेल तरीक़े हैं। तो बहरहाल नंबर 1 कुदरती तरीक़ा है, नंबर 2 मसनूई तरीक़ा है। नंबर 1 कुदरती तरीक़ा। कुदरती तरीक़ों से मुराद ऐसे तरीक़े हैं जिनमें पानी की सफाई के लिए इंसान का अपना कोई अमल दखल नहीं होता, बल्कि पानी खुद ब खुद क़वानीन कुदरत के तहत साफ़ होता रहता है। यानी अल्लाह ताला के क़ानून के तहत नेचुरल वे में वो साफ़ होता रहता है। मिसाल के तौर पर मुंदरज झेल अवामिल अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 1 सूरज की रोशनी, सेडिमेंटेशन SEDIMENTATION सेडिमेंटेशन, डाइल्यूशन DILUTION डाइल्यूशन, ऑक्सीडेशन OXIDATION ऑक्सीडेशन, और सी लाइफ SEACLIFE लाइफ। नंबर 2 मसनूई तरीक़ा। पानी की सफाई के लिए मसनूई तरीक़ों से मुराद ऐसे तरीक़े हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के आलात और केमिकल इस्तेमाल होते हैं। पानी को मुंदरज झेल मसनूई तरीक़ों से साफ़ किया जाता है। नंबर 1 तबई तरीक़ा। तोएं बे ये ऐन छोटी है तबई, वैसे इसमें ये की ज़रूरत नहीं है। तब तोएं बे ऐन छोटी है काफ़ी है। बहरहाल इंग्लिश में लिखा है फ़िज़िकल मेथड्स PHYSICAL फ़िज़िकल मेथड्स METHODS मेथड्स। पानी को तबई तरीक़े से साफ़ करने के 3 तरीक़े हैं। नंबर 1 अलिफ़ उबाल कर, बॉइलिंग ऑफ वाटर। इसमें पहले पानी को खूब उबाला जाता है, इसमें से मौजूद जरासीम और मदनियात वगैरह के कार्बोनेट ठोस हालत में आकर तहनशीन हो जाते हैं। इसके बाद पानी को ठंडा करके इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर अगर आप पानी को उबालें तो आप देखें पानी के बर्तन भी किनारे से वाइट सा हो जाता है और पानी के ऊपर भी कुछ वाइट सा आ जाता है। अब बे है अमले कशीद, डिस्टिलेशन ऑफ वाटर, DISTILLATION डिस्टिलेशन ऑफ वाटर, WATER वाटर। इस तरीके में पानी को उबालकर बुखारात बनाए जाते हैं, फिर उनको ठंडा करके इस्तेमाल किया जाता है। ये तरीका आमतौर पर कारखानों और लेबॉर्ट्री वगैरह में इस्तेमाल होता है। एरेशन, एरेशन अलीफ ये रे एयर आप लिखेंगे, फिर ये शीन नून मिलाकर लिखेंगे, और इंग्लिश में आप लिखेंगे AERATION एरेशन। हवा का पानी में से सूरज की रोशनी में गुजारना एरेशन कहलाता है। इसकी वजह से पानी में मौजूद जरासीम मर जाते हैं। नंबर 2 है कीमियाई तरीक़े, केमिकल मेथड्स, CHEMICAL केमिकल METHODS मेथड्स। इस तरीके से में पानी को साफ़ करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कीमियाई मुरक्कबात इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1 क्लोरीनेशन, CHLORINATION क्लोरीनेशन। पानी में क्लोरीन हल करने को क्लोरीनेशन कहते हैं। इस तरीके से जरासीम वगैरह मर जाते हैं, लेकिन क्लोरीन एक जहरीली गैस है, इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए। नंबर 2 दीगर कीमियाई मुरक्कबात का इस्तेमाल। पानी को साफ़ करने के लिए फिटकरी और ब्लीचिंग पाउडर, लाल दवाई, पोटाशियम परमैंगनेट वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह मुअल्लक़ ज़र्रात बर्तन की तह में बैठ जाते हैं और ऊपर के साफ़ पानी को निथार लिया जाता है। नंबर 3 मशीनी तरीक़े, मैकेनिकल मेथड्स, MECHANICAL मैकेनिकल मेथड्स। इस तरीक़े में पानी की सफाई के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के आलात इस्तेमाल किए जाते हैं जो पानी से कसाफ़तों को दूर करते हैं, यानी इम्प्योरिटीज़ को दूर करते हैं। मसलन फ़िल्टरेशन प्लांट, FILTERATION फ़िल्टरेशन प्लांट, PLANT प्लांट वगैरह। 4.3 है हल्का और भारी पानी, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, SOFT सॉफ्ट एंड हार्ड, HARD हार्ड, WATER वाटर।
खालिस पानी हमेशा हल्का होता है, ये साबुन के साथ खूब झाग बनाता है और फुटकियाँ नहीं बनाता, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम के नमकियात पानी में हल होकर इसमें भारीपन पैदा करते हैं। इसको भारी पानी, हार्ड वाटर कहते हैं। ये साबुन के साथ झाग के बजाय फुटकियाँ बनाता है। आप देखें कहीं कहते हैं ना भारी पानी है, बाज़ कुएँ खोदे जाते हैं उसमें से भी नमकीन पानी निकल आता है, तो वो क्या करता है कि उसमें आप कपड़े नहीं धो सकते, बर्तन धोए तो उसमें वाइट सी लेयर लग जाती है, तो वो हार्ड वाटर होता है। अब हल्का पानी और भारी पानी में डिफरेंस बताया गया। हल्का पानी ये साबुन के साथ आसानी से झाग बनाता है, भारी पानी ये साबुन के साथ झाग नहीं बनाता। हल्का पानी ये फुटकी नहीं पैदा करता, भारी पानी ये साबुन के साथ फुटकियाँ पैदा करता है। फुटकियाँ मतलब छोटी छोटी एक टुकड़े से बन जाते हैं, प्रेसिपिटेशन से बन जाती है, उसको कहते हैं। हल्का पानी इसमें नमकियात नहीं होते, भारी पानी इसमें नमकियात मौजूद होते हैं, पिए तो खारा खारा लगता है ना। हल्का पानी ये पीने के लिए इस्तेमाल होता है, भारी पानी ये पीने के लिए मुनासिब नहीं है। हल्का पानी ये कपड़ों की धुलाई बहुत अच्छी तरह करता है, भारी पानी ये कपड़ों की धुलाई अच्छी तरह नहीं करता। इसके बाद 4.5 है भारीपन दूर करने के तरीके। भारीपन दूर करने के लिए पानी को उबाला जाता है, इससे हल पजीर नमकियात मुरक्कबात में तब्दील हो जाते हैं। इसके अलावा धोबी, सोडा, सोडियम कार्बोनेट, चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह का इस्तेमाल भी किया जाता है। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है हमारा चैप्टर नंबर 7 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 8 की एक्सप्लेनेशन और उसकी रीडिंग करके आपको बताएंगे। उम्मीद है कि चैप्टर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अल्लाह ताला आपको आसानी और बेहतरी अता फ़रमाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा एक सदका जारिया के तौर पर, ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे और उन्हें भी पढ़ाई में मदद मिले। इस तरह आप किसी का भला करेंगे तो अल्लाह ताला आपका भला करेगा। कहते हैं ना, कर भला सो हो भला। तो हम भी नेकी की बुनियाद पर ही इन वीडियोस को बना रहे हैं, आप भी नेकी की बुनियाद पर ही इसे आगे बढ़ाइए। अल्लाह ताला हम सब के लिए मददगार साबित हो। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हम सब की मदद फरमाए और हमारे लिए आसानियाँ करें। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।